Hello guys, welcome once again to our YouTube channel Emoskyr and Sinha Tutorials। कैसे हो आप लोग गाइज? आई होप सो बेटर हो गए, घर पे बेल हो गए। ओके, चलो आज जो हम लोग पढ़ने आए हैं वो क्लास 10th का थर्ड चैप्टर फिजिक्स का स्टडी करने आए हैं गाइज, जिसका नाम है एनर्जी चैप्टर। एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कुछ कुछ बुक में इसको सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी लिखा है, कुछ बुक में सिंपली एनर्जी का नाम दिया गया गाइज। तो हम लोग आज इसी चैप्टर को पढ़ने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि आप जानते हो कि मैंने इसके पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है, आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया, उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे प्लेलिस्ट बना करके। तो आप चाहो तो उन प्लेलिस्ट को जाकर के देख सकते हो, उनसे एक आइडिया ले सकते हो कि हाउ वी कैन स्टडी देम, उन चैप्टर्स को किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से उसके कंक्लूजन्स को याद रखना चाहिए, इसका आइडिया आपको वहां से इजिली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर। ओके गाइस, सो आई एम राइटिंग हियर द टॉपिक, इट इज द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर का ये पार्ट 1 है गाइस। ओके, एंड ये किस क्लास के लिए है? तो यू ऑलरेडी नो इट इज फॉर द स्टैंडर्ड 10th के लिए ये है। ओके, तो 10th के लिए है बच्चों। अब इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, ये जो नाम आप सुन रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसको पढ़ने से ही ये लगता है कि ये ज्योग्राफिकल टाइप का कंटेंट होगा। और इवन गाइस जब आप बुक खोल के देखोगे तो बुक खोलने के बाद भी आपको इसमें जो टॉपिक्स मिलेगा, इसमें जो कंटेंट्स मिलेगा, वो बिल्कुल ज्योग्राफिकल टाइप का मिलेगा। तो इट इज कॉल्ड जियो फिजिक्स। एक्चुअली इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग करते हैं जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स, तो जियो फिजिक्स एक फिजिक्स का ही एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोगों को कुछ ज्योग्राफिकल पार्ट्स स्टडी करने होते हैं। क्या पार्ट्स स्टडी करने होते हैं गाइस? ज्योग्राफिकल पार्ट्स। दैट्स व्हाई इसको ज्योग्राफी से इंक्लूड करके हमें पढ़ाया गया है, इंक्लूड करके दिया गया है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोमास, बायोगैस, इटीसी। यही सारा चीजों का डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में है हमारा। तो इसको हम लोग किस कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे? जियो फिजिक्स के अंतर्गत रखेंगे। ओके गाइस, तो चलिए जियो फिजिक्स क्या है ये तो आप समझ गए, और जियो फिजिक्स के अंदर ये हमारा चैप्टर आता है, आप ये भी समझ गए। तो चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस टर्म में हम लोग एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे। ओके गाइस, सो लेट अस डिफाइन द एनर्जी। एनर्जी को हम लोग डिफाइन यहाँ पे करते हैं। ओके, तो एनर्जी को जब आप यहाँ से डिफाइन करने जाओगे तो आप क्या कहोगे? तो आप पहले के टाइम में तो क्लास 8, 9 तक में आप ये कहते थे कि एनर्जी क्या है? तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। आप ये कहा करते थे एनर्जी जो है एक वर्क को करने की एबिलिटी है, ठीक है गाइस। बट क्या यहां पर भी हम लोग इसी वे में इसको डिफाइन करें या क्यों कुछ अनदर वे में? जैसे कि ये हमारा एबिलिटी टू डू वर्क है, तो उस समय एक्चुअली हम लोग एनर्जी जो कंसिडर करते थे वो अपने आप का एनर्जी कंसिडर करते थे। तो हम लोग किसी ना किसी वर्क को करने में जो एंगेज होते हैं, उसमें जो हम लोग अपना एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, तो उसके वे में हम लोगों ने पहले से डिफाइन किया क्लास 8, 9 तक में। बट यहाँ पर तो हम लोग अपना एनर्जी कुछ यूटिलाइज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सोर्सेज वाला एनर्जी का बात कर रहे हैं, सन का एनर्जी, वाटर का एनर्जी, विंड का एनर्जी, बायोगैस का एनर्जी, बायोमास का एनर्जी, तो इन चीजों का डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। तो क्या अभी भी हम लोग इसी वे में डेफिनेशन दें कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, या फिर कुछ अनदर थिंग्स होना चाहिए? तो यहाँ पे एनर्जी को गाइस सोर्सेज के फॉर्म में हम लोग को डिफाइन करना होता है, and we need to define it in the another way, not in this way. We need to define it in the another way, that is in the form of sources. तो हम लोग यहाँ एनर्जी को कहते हैं कुछ इस तरह से, एनर्जी इज that sources which can be used to produce heat or other energy
other energy means that means to do a work। तो यहाँ पे गाइस जब हम लोग इसके सोर्सेस के फॉर्म में स्टडी करते हैं तब यहाँ से ये क्लियर पता चलता है कि हम लोग इससे स्पेशली हीट ही लेने वाले हैं। स्पेशली क्या लेने वाले हैं? हीट। अब आप देखना लो, सोलर एनर्जी से भी हम लोग क्या करते हैं? हीट ही लेते हैं। विंड एनर्जी से क्या लेते हैं? तो सर्कुलर रोटेट करके उससे भी थोड़ा कुछ हीट लेते हैं ताकि उस हीट से फिर कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किया जा सके। या हालांकि आजकल तो ऐसा विंड एनर्जी में डायरेक्ट डायनेमो सेट होने लगा है तो उसमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है और वो डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बट रिमेनिंग और भी एनर्जीज को देखा जाए, बायोगैस, बायोमास, इन सब का जो एनर्जीज है उन एनर्जी को भी हम लोग क्या करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं? कुकिंग के लिए, फूड को पकाने के लिए। तो कुकिंग के लिए या फूड को पकाने के लिए आपको कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? आपको चाहिए होती है हीट एनर्जी। सो क्लियर है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे जिन भी सोर्सेस को यूज करने वाले हैं उन सोर्सेस से स्पेशली हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे? हीट एनर्जी स्पेशली प्रोड्यूस करेंगे। और हीट एनर्जी के अलावा कुछ वे में एक अनदर एनर्जी भी प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि आजकल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही हमारा हो गया इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में भी यहाँ पे इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके गाइस, तो ये तो हो गया हमारा एनर्जी से, एनर्जी का डेफिनेशन की एनर्जी हम लोग यहाँ पे किस वे में डिफाइन करेंगे, क्या एबिलिटी टू डू वर्क में करेंगे या फिर कुछ अनदर वे में करेंगे। तो हमने देखा इसको कुछ अनदर वे में करेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट आया सोर्सेज का, कि सोर्सेज यहाँ पे एक पॉइंट आया कि एनर्जी इज दैट सोर्स, एक सोर्स है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर सोर्स का बात आया तो व्हाट इज सोर्स? अब हम लोग को सोर्स भी समझना पड़ेगा कि सोर्स क्या है। ओके, तो सोर्स जो होता है वो कोई भी थिंग हो सकता है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड इन अ पॉजिटिव वे और utilized for our helpful nature in our life is called sources, देखो क्या मैंने सोर्सेस को डिफाइन किया कि ऐसा कोई भी चीज जिसको हम लोग पॉजिटिव वे में अपने यूटिलाइज करते हैं अपने लाइफ में, पॉजिटिव वे में उसको हेल्पफुल रखते हैं अपने लाइफ के लिए। ओके, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? सोर्स करते हैं। जैसे अभी देखो फिलहाल के लिए हमारे लिए जो एयर हो गया वो एक सोर्स है, क्योंकि एयर को हम लोग यूटिलाइज करते हैं लिवली रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। फिर जो भी हमारा बायोमास वाले थिंग्स हो गया, तो बायोमास वाले थिंग्स को भी हम लोग यूज करते हैं, किस लिए? खाना पकाने के लिए। तो जिस भी चीज का आप यूज करते हो ना अपने डेली लाइफ में, वो हमारे लिए क्या हो गया? सोर्स हो गया। मिट्टी, सॉइल इज ऑल्सो अ सोर्स। आप ज्योग्राफी में भी पढ़े हो, तो सॉइल इज ऑल्सो अ सोर्स। क्यों? क्योंकि सॉइल का यूज हम लोग करते हैं, किस लिए करते हैं? फसल उगाने के लिए। वही फसल फिर बाद में हम लोग खाते हैं। ओके, तो वहां पे इसका अगर यूज आ रहा है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? सोर्स कहेंगे। सो एनीथिंग that can be used for our life purpose, for our livelihood is known as sources. Okay guys, कोई भी चीज, ऐसा कोई भी चीज हो सकता है। मैं भी आपके लिए एक सोर्स हूं, क्योंकि मेरे होने से आपको भी एक फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? कि आप पढ़ पा रहे हो, एजुकेशन ले पा रहे हो, तो आई एम ऑल्सो सोर्स। ओके गाइज, मेरे लिए भी आप एक सोर्स हो। क्यों? क्योंकि आप हो तो आपसे मुझे कुछ फी मिलता है, आपसे मुझे कुछ और मनी वगैरह का कुछ कलेक्शन मिलता है ताकि मुझे कुछ अपना घर चलाने का हेल्प मिल सके। तो इस तरह से मेरे लिए भी आप क्या हो गए? एक सोर्स हो गए, क्योंकि आप रहोगे तो भी मेरा लाइवलीहुड चल पाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग सब लोग एक जो है सोर्स है। इसी बेसिस पे कुछ जगह ऐसा इकोनॉमिक्स के बुक में लिखा गया भी है कि ह्यूमन बीइंग्स आर द बेस्ट सोर्स। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सोर्सेज में, जितने भी सोर्सेज आप देख रहे हो, एयर, वाटर, सॉइल या इटीसी जो भी है, इन सब में सबसे बेस्ट सोर्स, सबसे अच्छा सोर्स क्या है? ह्यूमन बीइंग्स है, ऐसा कहा गया। ओके गाइस,
तो चलिए सोर्सेज तो हम लोग जान गए, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि क्या हमारे लिए यहाँ पे जो हम स्टडी करने वाले हैं, जिन सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, क्या ये भी वैसे ही वास्ट सोर्सेज होंगे जैसा हमने ज्योग्राफी में पढ़ा, सॉइल वाटर ईटीसी सबके सब होंगे? ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सोर्सेज को स्पेशली इस फॉर्म में ला रहे हैं। तो हम लोग यहाँ सोर्सेज को एज अ फ्यूल देख रहे हैं, सोर्सेज फॉर द एनर्जी जनरेशन, एनर्जी को जेनरेट करने वाले जो सोर्सेज हैं हम लोग अब इनका स्टडी करने वाले, सिर्फ इनका, टोटल सारे सोर्सेज का नहीं। सारे सोर्सेज में तो हम लोग भी आते हैं, एयर भी आता है, वाटर भी आता है, सॉइल भी आता है, बहुत कुछ आता है। तो उन सारे सोर्सेज को हमें यहाँ पे स्टडी नहीं करना है। हमें क्या स्टडी करना है? हमें ऐसे सोर्सेज का स्टडी करना है जो एनर्जी जनरेट करने के लिए हेल्प में है। तो ऐसे सोर्सेज को हम लोग एक नया नाम देते हैं, वो क्या देते हैं? फ्यूल देते हैं। दीज सोर्सेज आर known as fuels because when the fuel burns it gives us एनर्जी। ओके गाइस, जब फ्यूल बर्न होता है तो हमें क्या देता है? एनर्जी को देता है। तो हम लोग इस बेसिस पे यहाँ पे इसको याद रखेंगे कि हमारे लिए जो सोर्सेज स्टडी करना है वो स्टडी करना है एनर्जी जनरेट होने वाले सोर्सेज को, और एनर्जी जनरेट करने वाले सोर्सेज को कहते हैं फ्यूल्स। तो हम लोग यहाँ पे फ्यूल लेकर के अब स्टडी करेंगे, क्योंकि फ्यूल जब बर्न होता है तो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। तो फ्यूल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्यूल जो होगा वो हमारे लिए एनर्जी का एक सोर्स कहलाएगा। तो ये फ्यूल कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे, अब इनका स्टडी करते हैं। सो वी नीड टू नो मोर अबाउट द फ्यूल, फ्यूल के बारे में अब हमें और ज्यादा जानना चाहिए और डिटेल से जानना चाहिए। तो हम लोग फ्यूल्स का स्टडी स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो अब ये बोर्ड तो फुल हो चुका है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, ओके, ताकि आप नोट्स इसका बना सको गाइस। तो मैं इसको अब इरेज करता हूँ। ओके, तो गाइज यहाँ पे अब फ्यूल की बात करनी है। तो फ्यूल को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो अगर फ्यूल को बांटा जाए तो हम लोग फ्यूल में कई तरह के फ्यूल्स देखते हैं। जैसे इसमें स्पेशली हमारे लिए अभी क्या आएगा, तो स्पेशली यहाँ पे आएगा हमारा फ्यूल का 2/12। तो 2/12 आएगा, तो इसमें से 2/12 क्या क्या कहलाएगा? पहला जो इसका कहलाएगा पार्ट गाइज, वो कहलाएगा ऑर्गेनिक फ्यूल। क्या कहला जाएगा? ऑर्गेनिक फ्यूल। मतलब ये ऐसे फ्यूल्स होंगे जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलते हो, तो ऑर्गेनिक फ्यूल कहला जाएगा। ओके, सच एज, जैसे एग्जांपल में आपका हो गया वुड, लीफ, पत्ते को भी जला करके गांव में खाना बनाया जाता है, तो पत्ते, वुड, ये हो गए हमारे। और कुछ ऑर्गेनिक फ्यूल जो हम लोग के ऑर्गेन से मिलते हैं, सब्सटेंस से मिलते हैं, ह्यूमन बीइंग से मिलते हैं, वैसा हो गया। फिर हमारा बायोमास या काऊ डंग जिसको आप कहते हो, ये सब हो गया। और दूसरा कैटेगरी इसी फ्यूल का जो होता है वो हमारा होता है इनऑर्गेनिक फ्यूल। इनऑर्गेनिक फ्यूल, तो इनऑर्गेनिक फ्यूल कैसे फ्यूल्स हैं? जो केमिकली बनाए जाते हैं, जो हम लोग को ऑर्गेन्स या ह्यूमन बीइंग्स या किसी भी लीफ से नहीं मिलते हैं। तो ऐसे फ्यूल्स कौन कौन से होंगे? तो ऐसे फ्यूल्स जो होंगे वो हमारा हो जाएगा पेट्रोलियम्स वाला फ्यूल, है ना। जो भी आप पेट्रोलियम का सब्सटेंसेस यूज करते हो, तो पेट्रोलियम टाइप वाला फ्यूल्स हो गया गाइस। ओके, तो ये हमारे लिए ऑर्गेनिक फ्यूल हो गया। केरोसिन वगैरह जो भी पेट्रोलियम टाइप का फ्यूल आपको मिलता है, ये सब हो गया। अब इन्हीं फ्यूल्स में बाबू हम लोग आइडियल फ्यूल को एक पढ़ते हैं कि आइडियल फ्यूल किसको कहेंगे। तो आइडियल फ्यूल एक ऐसे फ्यूल को कहा जाता है जो हमारे लिए कुछ फॉलोइंग फीचर्स रखता हो। द फ्यूल
the fuel that have the following characteristics is called आइडियल फ्यूल। क्या कैरेक्टरिक्स होना चाहिए इसमें? सबसे पहला कैरेक्टरिक्स अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अमाउंट में अवेलेबल हो तो हम लोग उसको आइडियल फ्यूल कर देंगे, नो नेवर। सेकेंड क्या कैरेक्टरिक्स होना चाहिए गाइस इसका? इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड इजिली, ट्रांसपोर्ट इसका इजिली किया जा सके एक जगह से दूसरे जगह। तीसरा क्या हो जाएगा गाइस इसके लिए? इट शुड बी स्टोर्ड इजिली, इसका स्टोरेज इजिली होना चाहिए, तब इसको कहेंगे। फोर्थ क्या पॉइंट होना चाहिए गाइस? इट शुड गिव हाई एनर्जी इवन ऑन बर्निंग इट्स स्मॉल अमाउंट। इसके स्मॉल अमाउंट को भी बर्न करके हमें ज्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे? आइडियल फ्यूल कहेंगे। फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारे गाइस? फिफ्थ हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिए थोड़ा सा, इसी को कहते हैं अगर कोई भी फ्यूल हाई एनर्जी देता है स्मॉल अमाउंट को भी बर्न करके, तो इस कैपेसिटी को कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो सिंपली आप इसको ये भी कह सकते थे कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए फ्यूल का, तब उसको आइडियल फ्यूल कहा जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये हुआ गाइस कि कम ही बर्न करने के बाद, 1 kg कोई सर्टेन अमाउंट बर्न करने के बाद उसका हाईएस्ट कैलोरी मिले, ज्यादा से ज्यादा कैलोरी मिले। तो ज्यादा कैलोरी अगर एनर्जी मिलेगा कम ही बर्न करने के बाद, तो वो वही कहा जाएगा कि इट गिव हाई एनर्जी ऑन बर्निंग अ स्मॉल अमाउंट। तो इसको ही हम लोग एक कैलोरीफिक वैल्यू का भी टर्म देते हैं, यहाँ पे मैंने इसीलिए बता दिया इसको। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? इट शुड नॉट प्रोड्यूस मच पॉल्यूशन, ज्यादा पॉल्यूशन ना करे, ऐसा होना चाहिए। फिर सिक्स्थ क्या है हमारा? इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट, इसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट मतलब लो टू एवरेज, एवरेज से थोड़ा कम, ये नहीं कि सबसे लो भी नहीं होना चाहिए। सबसे लो रहेगा तो फिर हम इसको आइडियल फ्यूल नहीं मानेंगे। सबसे लो रहने से क्या होगा गाइस कि थोड़ा सा भी एक चिंगारी सा भी कुछ आएगा फ्लैशनिंग, तुरंत उससे जो पूरा का पूरा फ्यूल जल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लिटिल बिट थोड़ा इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे लकड़ी वुड है, तो वुड हमारा क्या है, उसमें जो वुड के लिए फ्यूल हम लोग रखते हैं, तो उसको जलाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, बहुत देर तक उसके नीचे एक आग को जला करके रखना पड़ता है, तब धीरे धीरे उस लकड़ी के बड़े टुकड़े में आग सुलगता है एंड देन फिर वो बर्निंग होना स्टार्ट करता है। तो वैसा फ्यूल नहीं होना चाहिए, उसमें हो गया हाई इग्निशन टेम्परेचर रिक्वायर हो। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर जो किसी चीज को बर्न करने के लिए देते हैं, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? इग्निशन टेम्परेचर। जैसे गैस ओपन है, गैस आपके घर में जो गैस एलपीजी गैस यूज होता है, उसको जलाने के लिए आपको क्या करना होता है? एक छोटी सी लाइटर से चिंगारी जैसी देनी होती है। तो वो जो टेम्परेचर आपने दिया उसको बर्न करने के लिए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो कुछ फ्यूल में ये इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, कुछ फ्यूल में बहुत हाई होता है। जैसे लकड़ी को जलाना हो, तो लकड़ी को जलाने के लिए क्या आप छोटा सा चिंगारी दोगे तो जल जाएगा? नहीं। छोटा सा मैच स्टिक लेकर के ऐसे जलाओगे तो क्या जल जाएगा? नहीं। आपको मैच स्टिक से पहले कोई दूसरा ऑब्जेक्ट को जलाना पड़ेगा, लाइक कोई केरोसिन ऑयल टाइप का कुछ सब्सटेंस, उसके बाद उसको केरोसिन ऑयल टाइप का जला हुआ एक सब्सटेंस को, एक दूसरे लकड़ी का ऐसा कोई टुकड़ा रहेगा, उसको इस दूसरे लकड़ी के पास लाना होगा, बहुत देर तक रखना होगा, तब जाके वो जलेगा। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से हम लोग क्या करते हैं,
किसी दूसरे सब्सटेंस को बर्न करने के लिए हेल्प करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो आइडियल फ्यूल का ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए गाइस। लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए, इजिली एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेड होना चाहिए, इजिली स्टोर होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, पॉल्यूशन रेड्यूस होना चाहिए, मतलब कम से कम पॉल्यूशन करे, और इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट, मतलब एवरेज से लो, ना तो बहुत लो ना तो बहुत हाई, और ना ही एवरेज, एवरेज से थोड़ा लो, मतलब मॉडरेट कर सकते हैं, तो मॉडरेट लेवल का होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये हमने फ्यूल्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा। ओके, तो अब ऐसे फ्यूल्स का क्या एग्जांपल्स है ये देखते हैं। ऐसे कौन कौन से फ्यूल होंगे जो आइडियल फ्यूल के कैटेगरी में आ सकते हैं। ओके, ये देखते हैं गाइस। ओके, तो ऐसे फ्यूल का एग्जांपल्स हमारा हो सकता है सीएनजी एंड एलपीजी। स्पेशली यही 2 फ्यूल्स हैं आजकल जो इसके कैटेगरी में माने जाते हैं, आइडियल फ्यूल के कैटेगरी में, बिकॉज इन सब का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इजी है, स्टोरेज इजीली है, और इवन ये कम अमाउंट भी इसका जलता है, थोड़ा सा भी अमाउंट जलता है तो हाई अमाउंट प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ ये सब मच पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करते, बहुत कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत ये है कि इनका इग्निशन टेम्परेचर काफी लो है, ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये 6th वाले कैरेक्टर को फुलफिल नहीं करता है, बाकी 5 कैरेक्टर्स को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो इस तरह से हमारा ये एग्जांपल हो गया सीएनजी एंड एलपीजी आइडियल फ्यूल के लिए। ठीक है गाइस, तो आइडियल फ्यूल में ये सब कुछ होना चाहिए, पॉल्यूशन कम होना चाहिए, ओके, फिर हमारा ट्रांसपोर्ट वगैरह इजीली होना चाहिए, स्टोर इजीली होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग ये आइडियल फ्यूल्स वगैरह को तो पढ़ लिए, तो अब हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी को क्लासिफाई करते हैं कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कैसे बांटा जा सकता है, कैसे उसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ गाइस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके गाइस, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी का अब हम लोग को क्लासिफिकेशन लिखना है। सो बिकॉज हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बांट रहे हैं, तो इसका सबसे पहले मेन 2 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। कितने टाइप का क्लासिफिकेशन होता है? 2 टाइप का। और ये 2 टाइप क्या क्या कहलाता है गाइस? तो एक कहलाता है हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या कहलाता है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा क्या कहलाता है गाइस? तो दूसरा कहलाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है गाइस, तो ये दोनों क्या टर्म्स हैं हमारे लिए, ये क्या एक्सप्लेन करता है हम लोग को, ये देखते हैं। तो कन्वेंशनल सोर्स ऐसे सोर्स को एक्सप्लेन करता है जिन सोर्सेस को हम लोग एक लॉन्ग ड्यूरेशन से यूज करते आ रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन से यूज करते आ रहे हैं हमेशा से, प्राचीन समय से, है ना, जब हमारे दादा परदादा थे उस समय से यूज करते आ रहे हैं, तो लॉन्ग ड्यूरेशन से यूज करते आ रहे हैं। सेकेंड क्या, जिसको यूज करने में आपको कन्वीनियंट लगे। कन्वीनियंट लगने का मतलब आराम लगे, आसान लगे, तो कन्वीनियंट लगेगा, तो कन्वीनियंट से ही वर्ड बना हुआ है कन्वेंशनल। तो ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। ओके, तो कन्वीनियंट लगना चाहिए, मतलब इजिली आप उसको यूज करना चाहिए, इजिली आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए, इजिली अवेलेबल। ओके, आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए, आसानी से यूज हो जाना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल क्या क्या हो गया गाइस? तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हुआ फॉसिल फ्यूल। आप जानते हो फॉसिल फ्यूल मतलब कोल, पेट्रोलियम, ईटीसी। तो ये इजीली अवेलेबल हो जाता है आपके लिए, कन्वीनियंट है, और काफी लंबे समय से परदादा नाना ईटीसी के जमाने से यूज कर रहे हैं। ओके, तो फॉसिल फ्यूल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हुआ। और क्या इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं? फॉसिल फ्यूल के अलावे क्या दे सकते हैं? तो फॉसिल फ्यूल के अलावे हम लोग बायोमास का एग्जांपल दे सकते हैं कि बायोमास इसके लिए यूजेबल होगा, कन्वीनियंट होगा। और गाइस, ये हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो ऐसा सोर्स है जिसको हम लोग न्यूली डिस्कवर किए हैं, बहुत लॉन्ग समय से नहीं चलता आ रहा है, न्यूली,
हाल फिलहाल में डिस्कवर किए। दूसरा क्या, ये था कन्वीनियंट हो, ये कन्वीनियंट नहीं हो, है ना, नॉट कन्वीनियंट, नॉट कन्वीनियंट, इतना इजीली आपको यूज ना हो पाए, नॉट कन्वीनियंट। एंड तीसरा क्या, नॉट इजीली यूज, इतना आसानी से ये यूज ना हो पाए। ओके, जैसे इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएंगे, तो इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे आपको सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी वगैरह बहुत पहले से यूज नहीं किया जा रहा है, इधर से यूज किया जा रहा है हाल फिलहाल से, जब से हम लोग लेंस वगैरह के बारे में जाने हैं, सन के हीट एनर्जी के बारे में जाने हैं, तब से यूज किया जा रहा है। और इसको यूज करना एकदम इजी नहीं है, इसको यूज करना काफी डिफिकल्ट है। सन का सोर्स का डायरेक्शन देखना होता है, सन के लिए कन्वीनियंट भी नहीं है। कन्वीनियंट होता है तो हम लोग इसको हर मौसम में जब चाहे तब यूज कर लेते, लेकिन कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सिर्फ सनी डे में ही यूज कर पाते हैं, रेनी डे में यूज नहीं कर पाते। और एग्जांपल्स हो जाएगा हमारा इसका, क्या हो जाएगा, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, या इसको आप जो न्यूक्लियर एनर्जी कहते हो सिंपल वर्ड्स में, तो न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह ये सब हम लोग लेटेस्टली सर्च किए हैं, लेटेस्टली खोजे हैं हमारे वैज्ञानिक लोग। तो इस तरह के एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके गाइज, तो इस तरह से हम लोग एनर्जी के दो सोर्सेस को क्लासिफाई किया। अब इसको क्लासिफाई करने के बाद इसके हर एक टाइप्स को हम लोग वन बाय वन करके पढ़ना है कि फॉसिल फ्यूल क्या है, बायोमास क्या है, एंड सो ऑन। इसमें भी हम लोग को सारा पढ़ना है कि सोलर एनर्जी क्या है, एटॉमिक एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ओके गाइज, तो हम लोग फिर आज के वीडियो को तो बस इतना ही पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में फिर जब मिलेंगे तो इन सारे एनर्जीज को एक एक करके लेंगे और इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, हाउ कैन बी यूज इट, what are the properties of these fuels having, what advantage they having, what disadvantage they having। तो हर फ्यूल के बारे में चार चार चीजें स्टडी करेंगे। ठीक है गाइज, तो आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, एंड करते हैं वीडियो को। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको इसमें और क्या एडिशनल चाहिए था। अगर अच्छा था तो आप इससे इतना भी कर सकते हो कि नहीं सर आपने सारा कुछ ऑलरेडी डाल दिया, काफी अच्छा था आपका वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं ताकि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने का एक मौका मिले। ठीक है गाइस, एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना थोड़ा। ओके, सो गाइस बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।